नमस्कार। आज का विषय है कि कब हमारे लिए कोई कार्य मारक, बाधक या परेशानी का कारण बन सकता है। 1 और 7 का संबंध मारक या पूरक कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके संतान के लिए परेशानी लाएगा, तो ध्यान रहे, ज्योतिष में तामसिक ग्रहों को भौतिक सुखों के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन शारीरिक सुखों के लिए नकारात्मक। वहीं सात्विक ग्रहों को शारीरिक सुखों के लिए अच्छा माना गया है और भौतिक सुखों के लिए उतना उसको महत्व नहीं मिलता है। यानी ये कहें कि अगर आपके किसी भी एक साथ भाव में, आमने सामने के भाव में सात्विक ग्रह हैं, तो आपका जीवन सुकून भरा हो सकता है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि आपको बहुत धन दौलत, मान सम्मान, पदवी मिलेगी, तो इसमें भौतिक चीज़ें शायद आपको उतनी ना मिल पाएँ। सम्मान मिल सकता है, पहचान मिल सकती है, लेकिन आपको साधन का भोग मिलने में दिक्कत आएगी। जैसा कि मैंने पिछले अपने कई वीडियो में बताया है कि ग्रहों का वर्गीकरण राजसिक, तामसिक और सात्विक आधार पर किया गया है। ज्योतिष की दृष्टि से 11वें भाव में मुख्य कारकत्व आय का, यानी हमारे धन संसाधन और आय कहाँ से आती है, कैसे आती है, पिताजी के छोटे भाई, आपके मौसिया और मामी, इनकी परेशानी, इनके कष्ट, इसके अलावा आपके संतान को मिलने वाला सुख, इन सब चीज़ों को हम 11वें भाव से देखते हैं। यदि 11वें भाव में तामसिक ग्रह हैं जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, तो ये 4 ग्रह आपके लिए भौतिक साधनों का रास्ता ज़रूर निकालेंगे। यानी आपके पास पैसा भी होगा, और यदि कहीं ये ग्रह नकारात्मक प्रभाव में है तो हो सकता है आपके पास अंडर द टेबल भी मनी आए। यानी सीधी भाषा में बोलें तो भ्रष्टाचार कहते हैं। तो जब तक 11वें भाव से किसी नकारात्मक रूप से कोई तामसिक ग्रह नहीं जुड़ेगा, आपको अंडर द टेबल मनी नहीं मिलेगी। अगर अंडर द टेबल आपको मनी मिल रही है तो यानी निश्चित रूप से 11वें भाव का संबंध कहीं ना कहीं तामसिक ग्रहों के नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। अब नकारात्मकता कैसे होती है? जैसे राहु है, लोग राहु के नाम से बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं है। राहु अगर त्रिकोण में हो जाए और अकेला रहे, जिस राशि में है उसके राशि अधिपति पर उसकी दृष्टि ना हो, तो यही राहु आपके लिए सब कुछ ला कर देगा। सुख, साधन, संपन्नता और आपके मन में संतोष, आपका नाम भी होगा। लेकिन हाँ, राहु कब नकारात्मक होता है? जब ये किसी ग्रह के साथ जुड़े और उसके अधिपति को भी, उसकी राशि को भी, उसके भाव को भी, तीनों को एक साथ ही अगर अपनी लपेटे में ले ले, तो ये निश्चित समझिए कि कहीं ना कहीं आप, एक तरफ तराजू में आपके धन दौलत आएगी तो दूसरी तरफ आपके शरीर में रोग आएगा। तो इसीलिए लोग राहु के नाम से डरते हैं। राहु को जैसे कहा गया है कि भ्रम है, माया है, धोखा है। ऐसा नहीं है कि ये भ्रम, माया, धोखा केवल आप दूसरों के साथ करेंगे, हो सकता है आप भी इसके शिकार हो जाएं। यदि राहु नकारात्मक है, कमज़ोर पड़ रहा है, तो निश्चित जानिए कि यही घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। आपको लोग धोखा दे सकते हैं, आपके साथ लोग छल कर सकते हैं। तो इस प्रकार 11वें भाव में, यानी आय के भाव में, जिसके ठीक सामने यानी 7वें भाव में हम संतान को देखते हैं, तो यदि आपके 11वें भाव में नकारात्मक रूप से ग्रह विद्यमान हैं, तो ये आपके नकारात्मक मार्ग से आने वाली आय है। और इसके ठीक सामने का भाव पुत्र या संतान का होता है। पुत्र, पुत्री आपके मंत्रणा का होता है, आपके मन का होता है। तो यदि आप अंडर द टेबल मनी ले रहे हैं और या किसी गलत मार्ग से आप पैसा उगा रहे हैं, तो उसका सीधा फर्क बच्चे के मारक पर पड़ेगा। यानी यह ग्रह बच्चे के लिए मारक सिद्ध होगा और आपको अपने संतान को लेकर भविष्य में कष्ट भुगतना पड़ेगा। कष्ट कैसा हो सकता है? यदि हम बात राहु की करें, तो राहु जिस भाव से जुड़ता है वहाँ पर वो रोग देता है, यानी असाध्य रोग। यदि आप पैसा कमा रहे हैं अपने कर्मों से, तो निश्चित रूप से शनि और राहु का योग बनेगा, तभी आपको राहु के रास्ते पैसा मिलेगा। यानी अगर आप नकारात्मक रूप से, भ्रम से, धोखे से, चालबाजी से पैसा कमा रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहु और शनि का संबंध नकारात्मक रूप से बनना आवश्यक है। और शनि और राहु का संबंध, यही संबंध हमें रोग भी देता है। यानी एक तरफ शनि और राहु का योग आपके लिए पैसा ला रहा है, तो वहीं उसके ठीक सामने जो भाव संतान का है, उसके शरीर में वो रोग की भी एंट्री कराएगा। अब ये रोग हो सकता है मन का हो और हो सकता है तन का हो।
हो सकता है उसकी बुद्धि पर असर आए, हो सकता है उसके विवाह पर असर आए, लेकिन यह निश्चित जानिए, यदि आप नहीं समझते हैं तो आप अपने आसपास देखिए उन लोगों को जिनके पास अंडर द टेबल मनी आ रही है। ये हम ये भी जानते हैं कि हर एक ग्रह का एक नैसर्गिक चक्र होता है। चक्र में आप अपने कर्म करेंगे और दूसरे चक्र में आपको उसके फल की प्राप्ति होगी। ये चक्र सतत चलता रहता है, यही हमारे जीवन मरण का सिद्धांत है। यदि आपने अपने जीवन के अंतिम चरणों में ऐसे काम किए हैं, यानी आप राहु के लेकर आए हैं, तो निश्चित जानिए कि आपको अगले जन्म में ठीक राहु के विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी। यानी आप धन धान्य सुख भोग से परे जाएंगे और उस चीज़ के लिए आपको प्रयासित करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप अपने आय का मार्ग निकालें, जैसे भी आप पैसा कमाएं, ये देखिए कि आपके 11वें भाव से पैसा आ कैसे रहा है। अगर यहाँ पैसा नकारात्मक आ रहा है तो आप निश्चित जान लिए कि आपके संतान को उसका फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप संतान से परेशान होंगे, और यही पंचम भाव हमने बताया कि ये आपका प्रेम है, यानी आपको गलत चीज़ों का प्रेम हो सकता है, यानी आप गलत आहार के, गलत विचार के साथी बनेंगे। हो सकता है यही पीड़ा आपको अपनी मंत्रणा, यानी आपको कोई जैसे आपको कोई रोग हो जाएगा तो आपको कोई सही मंत्रणा नहीं मिलेगी, सही डॉक्टर नहीं मिलेगा, आप परेशान रहेंगे कि ये समस्या मेरे साथ क्यों आ रही है। हो सकता है कि संतान की शिक्षा बाधित हो, क्योंकि ये संतान का ये विवेक का भाव कहलाएगा, क्योंकि ये संतान का पहला भाव है। विशेष करके आप अपनी प्रथम संतान को लेकर अवश्य सतर्क रहें। ये होता है, इसीलिए जिस भाव के सामने 7वां भाव जो भी है, एक साथ का संबंध मारक और तारक का है। यदि यहाँ शुभ ग्रह हैं तो आप नकारात्मक मार्ग से आय का साधन नहीं बना पाएंगे। आप चाहेंगे भी, लोगों को देखेंगे, आपकी इच्छा होगी कि नहीं मुझे तो इस तरह से पैसा मिलना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रह, जैसे मैंने पहले इसकी पिछली वाली कड़ी में बताया, ग्रह एनिमेटेड हैं, ये हमारे मानसिक विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। तो यदि कोई सात्विक ग्रह सुप्रभाव में है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप गलत मार्ग पर जा ही नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप इनको लेकर थोड़ा सा अपने में क्षोभ महसूस करें, लेकिन यह क्षोभ आपके बच्चे के लिए एक अच्छा मार्ग अवश्य देगा, चाहे वो शरीर के सुख के मार्ग का हो, वैवाहिक सुख का मार्ग हो, या उसके जो उसका विकास है, आत्मिक विकास है, चारित्रिक विकास है और उसका शारीरिक विकास है, उस पर वो ज़रूर असर डालेगा। गुरु, मान लिया गुरु आ गया 11वें भाव में, तो गुरु को विस्तार का कारक बोला गया है, और गुरु को आदर्शवादिता का कारक बोला गया है, गुरु को चरित्र का कारक बोला गया है। यदि गुरु नकारात्मक है, पीड़ित है, तो आप इन जगहों पर भटकेंगे और इस ढंग से आप पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर गुरु बली है तो आप चाह कर भी, कीचड़ के अंदर भी जो कमल होता है वो होता है सात्विक गुरु का उच्च प्रभाव, और कमल में अगर कीचड़ लिपट जाए तो वो इसका विपरीत, यानी गुरु की निश्चितता होती है। गुरु कहीं पर भी रहेगा, उसके अपने गुण धर्म निकलेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर बहुत अटल हो सकता है, उसके लिए उसे समाज का बहुत प्रतिरोध भी झेलना पड़ सकता है। यदि यहीं पर बुद्ध आ जाए, तो बुद्ध क्या है, बुद्ध ईर्ष्या है, मत्सर्य का कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति ईर्ष्या रूप में, यानी दूसरों की देखा देखी गलत मार्ग को अपना सकता है। वो सोचेगा कि अगर उसके पास ये है तो मैं भी कोई ना कोई येन केन प्रकार में जुगाड़ करूं कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ आ जाए। हाँ, जब बुद्ध है तो आप दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, राहु है तो ज़रूर आप चोट जरूर करेंगे। 11वां भाव राजस्व का भी है, इसे सरकारी धन बोलते हैं, यानी कि जो सरकार को राजस्व जाता है, चाहे वो टैक्स के जरिए जा रहा हो, चाहे अन्य किसी मार्ग से जा रहा हो, ये उसका घर है। तो यदि आप किसी सरकारी विभाग में हैं और आपकी जिम्मेदारी राजस्व को एकत्रित करके सरकार तक पहुंचाना है, और यहाँ पर राहु नकारात्मक आ जाए, तो आप उस सरकार के खाते में बट्टा लगाएंगे, आप उसका पैसा अपने घर लाएंगे। लेकिन जब आपने यहाँ 11वें में बट्टा लगाया तो ठीक उसके सामने, यानी इस पंचम का मारक ये 11वां संतान में बट्टा लगाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि हर एक ग्रह, हर एक भाव एक दूसरे को संतुलित करता है। किसी ग्रह के कारकत्व से आपको एक तरफ बहुत लाभ होने लगे तो निश्चित समझिए कि आपका दूसरा पहलू उसके ठीक सामने वाले भाव में कमज़ोर पड़ेगा। यही है जीवन का संतुलन, और यही है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष और कुछ नहीं है, केवल वो यह बताता है कि आप कौन सा मार्ग अपनाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे। मार्ग अपनाना या नहीं अपनाना ये आपके लग्न के बल पर होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि 11वें में बहुत नकारात्मक राहु है, बहुत केतु का नकारात्मक रूप है, शनि का नकारात्मक रूप है, या मंगल नकारात्मक है,
यानी आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है, आप किसी को मार पीट सकते हैं, गोली चला सकते हैं। लेकिन यदि आपका लग्न गुरु के प्रभाव में आ गया, यानी गुरु बली हो और गुरु का प्रभाव पड़ जाए, तो आपके मन में ये खलबली रहेगी, लेकिन आप उस खलबली के बावजूद भी अपने आप को नियंत्रित कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 11वें भाव को राजस्व का कारक बोला है और राजस्व का कारक भी गुरु ही है। तो आप किस ढंग से पैसा कमाते हैं, किस मार्ग से पैसा लाते हैं, ये आप अपनी 6 पीढ़ियों के अंदर अंदर इसका परिणाम देखेंगे। ज्योतिष में एक सिद्धांत है सेंट्रल प्लैनेट ऑफ पास्ट लाइफ। ये सिद्धांत मैंने पंडित आर्यभूषण शुक्ला के माध्यम से जाना है, समझा है। उनके अनुसार जब जो आपका जन्म नक्षत्र होता है उससे 6वां नक्षत्र आपका CPPL कहलाता है। उसका स्वामी आपका CPPL यानी पिछले जन्मों का हिसाब किताब पूरा करने वाला ग्रह है। तो अभी आप जो जन्म लेके आए हैं उसमें आपका 6वां ग्रह का 6वें नक्षत्र का स्वामी महत्वपूर्ण है, और जब आप अगला जन्म लेंगे तो उसमें भी वही 6वां, यानी ये 6ठे की सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो आप कभी भी कोई कार्य करें तो ये ध्यान रखें कि आप कहाँ कार्य कर रहे हैं। अब मान लिया 8वां भाव टैक्स का है, बीमा का है, पैतृक संपदा का है। यदि आपको इन जगहों से लाभ हो रहा है मैनिपुलेशन से, 420 से, किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करके, जैसे आप अपने भाइयों की ज़मीन पे कब्जा कर लीजिए, आप टैक्स में चोरी कर लीजिए, आप ऐसा कोई काम करते हैं कि दूसरों को टैक्स चोरी का रास्ता बताते हैं, तो आप जान लीजिए इसके ठीक सामने का भाव कुटुंब का है, वीर्य का है, संतान का है। तो जो मार्ग आप यहाँ अपनाएंगे उसका फल आपको वहाँ पर मिलेगा। यानी हो सकता है कि आप के कुटुंब में, या जैसे इस समय हो सकता है कि आपने जब ये काम शुरू किया तो आपके संतान हो चुकी हो, लेकिन अगर काम करने के पहले संतान नहीं हुई है तो आपको संतान के मामले में पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये भाव वीर्य का है, महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशन का है और पुरुषों के लिए वीर्य का है। तो 8वें भाव में गड़बड़ी करेंगे तो आपके ठीक सामने आपको फल मिलेगा कहाँ, दूसरे भाव में। अब आपका 7वां भाव पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है। यदि यहाँ पर नकारात्मक ग्रह हैं तो आप अपने पत्नी के साथ 420 करेंगे, अपने पार्टनर को धोखा देने की कोशिश करेंगे। यही भाव माता का सुख है, राज करेंगे, माँ के ही जेब में हाथ डाल के उसका पैसा निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ पर नकारात्मक कर रहे हैं तो इसके ठीक सामने का भाव कौन है, लग्न, यानी आप स्वयं। तो यहाँ की पीड़ा आपको खुद से भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार हर एक भाव के ठीक सामने वाला भाव मारक कहलाता है। यदि यहाँ शुभ प्रभाव हैं तो वो आपका तारक है, पूरक है, आपको बहुत सी चीज़ें ला के देगा जो आप शायद सोच भी नहीं सकते थे कि ये मुझे मिल सकती हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक जा रहे हैं तो आपको वही चीज़ें उसी भाव में, सामने वाले भाव में नकारात्मक रूप से मिलेंगी। तो मारक और तारक या मारक या पूरक का एक साथ का सिद्धांत ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर ही हम ग्रहों का संतुलन देखते हैं, उनका प्रभाव देखते हैं। आशा है आपको ये मारक पूरक या तारक पूरक का संबंध समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी ही जानकारी के लिए। आप सबका धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।